नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे येलो रिवॉल्यूशन के बारे में। हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसके इम्पैक्ट देखेंगे, फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन को देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, येलो रिवॉल्यूशन 1986-87 में हुआ था। इसका एम था कि हमारे भारत में जो एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। एम क्या था येलो रिवॉल्यूशन का, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। सवाल सीधा इसी से पूछा जाता है, आपको रिवॉल्यूशन बताया जाता है और फिर पूछा जाता है कि बताओ ये रिवॉल्यूशन किस चीज़ के लिए था। या फिर आपको पूछा जाता है कि भैया एडिबल ऑयल, या मान लो कि किसी XYZ चीज़ की पैदावार है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बताओ कौन सा रिवॉल्यूशन था। तो मैंने काफ़ी रिवॉल्यूशन कवर किए हैं ऑलरेडी, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, पर्पल रिवॉल्यूशन है। ऐसे काफ़ी रिवॉल्यूशंस को मैंने ऑलरेडी कवर किया है। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस, वहाँ पे आपको काफ़ी रिवॉल्यूशंस की वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम कवर कर रहे हैं येलो रिवॉल्यूशन 1986-87 में हुआ। एम क्या था, एडिबल ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना, ताकि एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में हम सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकें। हमारे एडिबल ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें इस रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ तो आया था, मगर उसके बाद भी हम सेल्फ रिलायंस को अचीव नहीं कर पाए हैं। ये इसका ड्रॉबैक है, हम आगे देखने वाले हैं। अब ये हैं सैम पित्रोडा। इनको फादर ऑफ द येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी माना जाता है। कई कंट्रोवर्सी से भी इनका नाम जुड़ा रहता है। अब ये भारत में नहीं रहते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ के साथ भी इनका नाम जुड़ा रहता है, मगर इनका इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। इनको फादर ऑफ द येलो रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। अब हम येलो रिवॉल्यूशन के टारगेट्स को अगर देखें तो यहाँ पे 9 ऑयल सीड्स इनका मुख्य टारगेट थे, यानी कि 9 ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना येलो रिवॉल्यूशन का टारगेट था। अब ये कौन कौन से सीड आते हैं, मस्टर्ड सीड, ग्राउंडनट सीड, सोयाबीन सीड, सैफफ्लावर, सीसम, सनफ्लावर, नाइजर, ये नाइजर ऑयल भी होता है, एक नाइजर नाम का देश भी है लेकिन नाइजर ऑयल भी होता है। फिर आता है लिनसीड, कैस्टर। ये 9 ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना इसका एक एम था। अब येलो रिवॉल्यूशन की सक्सेस के लिए भारत ने ऑयल टेक्नोलॉजिकल मिशन को भी लॉन्च किया था 1986 में। येलो रिवॉल्यूशन जो था वहाँ पे हाइब्रिड मस्टर्ड और सीसम सीड्स की इम्प्लांटेशन की बात हुई थी कि हम हाइब्रिड सीड्स लगाएं ताकि हमारी जो पैदावार है वो ज़्यादा हो। इसने एडिबल ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया, क्योंकि यहाँ पे एक तो हाइब्रिड मस्टर्ड का यूज़ हुआ और दूसरा ऑयल प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया। तो यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स प्लस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इन दोनों की मदद से हमारे यहाँ पे एडिबल ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। यहाँ पर एक नए ईरा, नए दौर की शुरुआत हुई हमारे भारत में, और इसका भी काफ़ी फ़ायदा पंजाब जैसे स्टेट्स को हुआ। पंजाब को वैसे लगभग हर रिवॉल्यूशन का फ़ायदा हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी काफ़ी फ़ायदा पंजाब को हुआ और येलो रिवॉल्यूशन का भी काफ़ी फ़ायदा पंजाब को हुआ। पंजाब के साथ साथ देश के और हिस्सों में भी फ़ायदा हुआ। काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की गई और सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस जो था हमारे भारत में उसको कवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान येलो रिवॉल्यूशन का बाकी रिवॉल्यूशंस के साथ, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनके साथ साथ जो येलो रिवॉल्यूशन है उसका भी बहुत अहम भूमिका थी हमारे देश में जो सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस था उसको कवर करने के लिए। येलो रिवॉल्यूशन से पहले हमारे भारत में 12 मिलियन टन्स इतनी ऑयल की प्रोडक्शन हुआ करती थी, लेकिन येलो रिवॉल्यूशन के 10 साल के बाद ये जो प्रोडक्शन है ये 24 मिलियन टन, यानी कि लगभग दोगुनी हो गई। तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट येलो रिवॉल्यूशन का, कि जो प्रोडक्शन है वो लगभग डबल हो गई। पहले 12 मिलियन टन्स थी, सीधे 10 साल के बाद 24 मिलियन टन्स हो गई। हाइब्रिड सीड्स के यूज़ करने के साथ साथ बाकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर्स को यूज़ किया गया। येलो रिवॉल्यूशन के तहत जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उनमें 26 मिलियन हेक्टेयर की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें ऑयल सीड्स को लगाया गया, यानी कि इतनी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको ऑयल सीड के अंडर लाया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स का भी यूज़ हुआ, लैंड भी इंक्रीज़ हुई, अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन और हाइब्रिड सीड्स का भी यूज़ हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे येलो रिवॉल्यूशन के अंडर
काफ़ी इंसेंटिव्स भी फार्मर्स को दिए गए। क्योंकि देखो यार, फार्मर्स को ये भरोसे में लेना बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, हाइब्रिड चीज़ ला सकते हैं, मगर अल्टीमेटली जो लैंड है फार्मर की, उस लैंड की तो हमें ज़रूरत है ना। तो फार्मर को कन्विंस करना कि ये तुम्हें मुनाफा देगा, ये कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जब रिवोल्यूशंस लाए जाते हैं तो काफ़ी इंसेंटिव्स फार्मर्स को देने पड़ते हैं, ताकि उनको भरोसे में लिया जाए कि आप यहाँ पे इस प्रकार के ऑयल सीड्स को, या कोई भी सीड है, किसी भी प्रकार का रिवोल्यूशन है, आप उसका पार्ट बनिए और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वहाँ पे एक तो ये भी भरोसे में लाया जाता है कि इसकी ज़्यादा पैदावार होगी, और दूसरा इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, ताकि फार्मर जो है उसको बेचारे को ऐसा ना लगे कि कहीं पे अगर ये मान लीजिए आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं बैठा तो मेरा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि जो फार्मर है उसके लिए तो अल्टीमेटली जो पैदावार होगी उसको बेचेगा, उससे पैसा आएगा, तब उसका घर चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे इंसेंटिव्स देने की बात हुई फार्मर्स को। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई, जिसमें इरीगेशन आता है, फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं। तो यह सारे के सारे इंसेंटिव्स जो हैं, ये सारी चीज़ें फार्मर्स को प्रोवाइड करी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ऑयल सीड्स को लगाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। यहाँ पर और भी कुछ इंसेंटिव्स दिए गए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वेयर हाउसिंग है, ताकि जो आपके पास सीड्स आ रहे हैं वो ख़राब ना हों। फिर आता है नेशनल डेयरी बोर्ड। नेशनल डेयरी बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ऑयल सीड प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, और मुख्यतः गुजरात में ग्राउंडनट ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेशनल डेयरी बोर्ड की। फिर उसी प्रकार से नेशनल ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड आता है। इसका एम था जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कभी भी ऑयल सीड्स ग्रो ही नहीं हुए, वहाँ पे जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस करना। ये एम था नेशनल ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड का। इसके तहत 3000 ऑयल सीड सोसाइटीज़ भारत में बनाई गई, जिनके साथ 13 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को जोड़ा गया, और जो 25 हेक्टेयर्स की कल्टीवेबल लैंड थी उसे ऑयल सीड कल्टीवेशन के अंडर इस रिवोल्यूशन के तहत लाया गया। हालांकि इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल प्रोडक्शन में अगले 10 साल में अचीव कर ली, मगर उसके बाद भी हमारे भारत की कंजम्पशन ही इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी कंजम्पशन को मीट नहीं कर पाए। जितनी हमें ज़रूरत है उसको हम मीट नहीं कर पाए। तो इसके बाद अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए भारत ने बाकी देशों से ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करना शुरू किया। यहाँ पे मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा भारत ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कल्टीवेबल एरिया है अंडर ऑयल सीड्स, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड अभी तक नहीं किया गया। उस समय 10 सालों में जितना एक्सपैंड हुआ है वो हुआ है, उसके बाद इसे अभी तक एक्सपैंड नहीं किया गया है। तो अभी भी हमारे भारत में जो एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है, ये हमें बताता है कि जो ऑयल सीड्स टेक्नोलॉजी मिशन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म OTM है, इसका काफ़ी कम इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि हमारी प्रोडक्शन तो काफ़ी इंक्रीज़ हुई, लेकिन यार पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है और हमारी जो कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा है कि फिर भी हम अपने कंजम्पशन की मीट को, कंजम्पशन जो है उसकी ज़रूरत को हम पूरा नहीं कर पाए, इतने ज़्यादा ऑयल सीड प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करने के बाद भी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन या OTM जो है उसका काफ़ी कम इम्पैक्ट है। अभी यहाँ पे देखो, इस प्रकार के जो एनर्जी रिच क्रॉप्स होते हैं इनमें काफ़ी कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम? सबसे पहले तो ये पेस्ट के लिए काफ़ी ससेप्टेबल है, इन्हें कीड़ा बड़ा जल्दी लगता है, इन्हें डिजीज़, बीमारियां बड़ी जल्दी लग जाती हैं अगर इसे पुअर एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि आउटपुट को बूस्ट करने के लिए फार्मर्स ने हाई यील्डिंग सीरियल्स, दालों को लगाना शुरू कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सकें, और यहाँ पे इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है। तो अभी जो हमारे फार्मर्स हैं वो ऑयल सीड्स को छोड़ के बाकी एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कमा सकें। अब इस समय ज़रूरत है सेकेंड येलो रिवॉल्यूशन की, क्योंकि पहला येलो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ मगर फिर भी हमारे भारत की जो कंजम्पशन है वो उसे मीट नहीं कर पाया। तो अभी समय है कि इस देश में सेकेंड येलो रिवॉल्यूशन हो, टेक्निकल एडवांसमेंट्स लाई जाएं। हमारे यहाँ जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट्स लाने की ज़रूरत है, ताकि फार्म इनकम को इंक्रीज़ किया जाए, जो प्रोडक्टिविटी है ऑयल सीड्स की उसे भी मैक्सिमाइज़ किया जाए। देखिए, कोई भी देश जब
अपने ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर लेता है तो उसके एग्रीकल्चर और उसकी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारत के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर फॉरेन मार्केट्स के ऊपर उसकी जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो भारत भी अगर अपने ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर लेता है तो इससे हमारे एग्रीकल्चर और हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों को बेहतर बनाएगा और हमारा जो फॉरेन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, ये था येलो रिवॉल्यूशन। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी रिवॉल्यूशंस कवर किए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक बार उसको जरूर चेक करिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रिवॉल्यूशन से सवाल बन ही जाता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।